अपने चैनल डीडेस क्लासेस पर। और बच्चा मैं आपके बीच में फिर से आ चुका हूँ। क्लास 9th मैथ हम कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज 1.2 हम देखेंगे। इससे पहले बच्चों मैं एक इंट्रोडक्शन की वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देखो, उसके बाद में ये वीडियो आप देखना। ओके, तो चलते हैं, आज देखेंगे 1.2 के क्वेश्चन हल करेंगे। क्लास 9th मैथ हम कर रहे हैं। तो 1.2 यानी कि चैप्टर नेम है बच्चा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड आप दोनों के लिए बच्चा कारगर रहेगा। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज 1.2 हम करेंगे। तो 1.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित आपको बताना है। ये जो नीचे कथन दिए गए हैं ये सत्य है कथन या असत्य है, आपको कारण सहित बताना है। ओके, क्वेश्चन देखें, कथन देखेंगे पहला क्या है। पहला कथन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैं ऑलरेडी इससे पहले आपको बच्चा परमेय और अपरिमेय के बारे में बता चुका हूं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप देखना, संख्या पद्धति चैप्टर पहले में मैं बता चुका हूं। तो अपरिमेय और परमेय संख्या क्वेश्चन में बोला गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैंने बताया था उस वीडियो में, मैं आज फिर बता रहा हूं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक होता है बच्चा परमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। यानी कि वास्तविक संख्या परमेय और अपरिमेय दोनों ही होती है। यानी कि जो भी प्रत्येक परमेय संख्या होगी वो भी वास्तविक संख्या होगी, या अपरिमेय संख्या होगी वो भी वास्तविक संख्या ही होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या से बनकर ही यह परमेय और अपरिमेय संख्या बनती है, यानी कि आती है। ओके, तो ये कथन आपका क्या होगा बच्चा, सत्य होगा। पहला कथन क्या है, आंसर में लिखेंगे पहला कथन सत्य है। कारण लिखेंगे, पहला कथन सत्य है, कारण में लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या परमेय और अपरिमेय दोनों होती है। क्या लिखेंगे कारण में, वास्तविक संख्या परमेय और अपरिमेय दोनों होती है। यानी कि परमेय संख्या, वास्तविक संख्या परमेय और अपरिमेय दोनों होती है। ओके स्टूडेंट, देखेंगे अगला नेक्स्ट दूसरा कथन क्या है। दूसरा कथन देखेंगे। दूसरे कथन में बोला गया है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा पर, बेटा यहां पर और होगा। ओके, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक ही बात है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। क्या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक वर्गमूल के रूप में होता है? मैंने आपको संख्या रेखा बताई थी। जैसे संख्या रेखा, मान लो ये संख्या रेखा है, यहां 0 पॉइंट ले, यहां प्लस का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और प्लस का अनंत तक ऐसे करके जाए। यहां -1, -2, -3, -4 और माइनस के अनंत तक जाएगा। क्या आपको संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु
एक वर्गमूल के रूप में नजर आ रहा है? क्या आपको संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक वर्गमूल के रूप में नजर आ रहा है? क्या ये 3 अपने आप में एक वर्गमूल है? नहीं। 4 तो एक अपने आप में वर्गमूल है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है प्रत्येक बिंदु, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? प्रत्येक बिंदु एक वर्गमूल के रूप में होना चाहिए, और जबकि m एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। ओके, तो देखो अगर मैं 1 का वर्गमूल करता हूं, 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, जो कि क्या है? एक परिमेय है। ओके, क्या अगर मैं 2 का वर्गमूल करूं तो क्या ये परिमेय आएगा? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल के रूप में होता है। क्या इसका वर्ग 2 का कोई वर्गमूल है? या मैं 3 ले लेता हूं, 3 का कोई वर्गमूल है? हाँ, 4 का वर्गमूल है। और 4 का वर्गमूल क्या होता है स्टूडेंट? 2। 4 का वर्गमूल तो है। देखो 5 का भी वर्गमूल नहीं है। अगर मैं 5 ले लूं, क्या 5 का कोई वर्गमूल है? क्या 6 का कोई वर्गमूल है? क्या 7 का कोई वर्गमूल है? क्या 8 का कोई वर्गमूल है? हाँ, 9 का वर्गमूल है। 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 9 का तो वर्गमूल है। तो क्या है क्वेश्चन? कथन क्या है दूसरा? आंसर में लिखेंगे दूसरा कथन असत्य है। दूसरा कथन क्या है स्टूडेंट? दूसरा कथन आपका असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर, क्योंकि कारण में लिखेंगे, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही बिंदु पाए जाते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही बिंदु पाए जाते हैं। क्या होगा? संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही बिंदु पाए जाते हैं, इसलिए क्या है क्वेश्चन? असत्य है। ओके, हाँ तो देखेंगे स्टूडेंट तीसरा कथन क्या है। तीसरे कथन में क्या कहा गया? तीसरा कथन इस प्रकार है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? ये क्वेश्चन, ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है ये कथन? असत्य है। कथन 3 क्या है? असत्य है। मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा था बच्चों कि वास्तविक जो संख्या होती है उसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों ही संख्या होती है। एक बार फिर से सुनो, वास्तविक जो संख्या होती है उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बटा q की फॉर्म में न लिख सकते। परिमेय संख्या जिसे p बटा q की फॉर्म में लिखा जाए और जिसे p बटा q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ओके, फिर बात है। दूसरा, देखो क्वेश्चन कथन में क्या कहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या दोनों ही होती है, अपरिमेय भी होती है और परिमेय भी होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय भी होती है और परिमेय भी होती है। तो कारण क्या लिखेंगे बच्चा इसका? इसमें लिखेंगे असत्य है। कारण देखिए, कारण क्या है? कारण है कि वास्तविक संख्याओं के समूह में, लिखेंगे कारण में, वास्तविक संख्याओं के समूह में वास्तविक संख्या के समूह में
परमेय और अपरमेय वास्तविक संख्याओं के समूह परमेय और अपरमेय संख्या दोनों का संग्रह होता है। क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? वास्तविक संख्याओं के समूह में परमेय और अपरमेय दोनों का संग्रह होता है। परमेय संख्या भी होती है और अपरमेय संख्या भी होती है। ओके बच्चा, तो ये था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में ये कथन ही दिए गए थे, आपको इसमें सही और गलत छाटना था, सत्य और असत्य, और कारण भी बताना था कि कारण क्या है। क्वेश्चन असत्य है तो कारण क्या है, क्वेश्चन सत्य है तो कारण क्या है। उम्मीद है बच्चा आपको समझ में आ गया होगा। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, सभी जो धनात्मक पूर्णांक होंगे, पहले क्या करेंगे हम? संख्या रेखा बनाएंगे। ऐसे क्या बनाएंगे? पहले संख्या। ओके, संख्या रेखा पर पूछा गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, जो भी पूर्णांक हमको निकालना है, उनका वर्गमूल अपरमेय होता है? यदि नहीं तो बताओ कि क्यों नहीं। और ऐसी एक आपको संख्या और लिखनी है उदाहरण में कि ये संख्या है, इसका वर्गमूल अपरमेय नहीं है। ओके, तो देखेंगे क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए, ठीक है, जो कि परमेय हो। तो क्या है? संख्या रेखा बनाएंगे। 0 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा। -1 -2 -3 अनंत तक जाएगा। तो आपको बताना है, आपको ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेना है, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक वाला अगर वर्गमूल करोगे तो वो तो अवास्तविक संख्या हो जाती है, ठीक है। सिर्फ हमको धनात्मक पूर्णांक देखना है। धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय होता है? यदि नहीं तो क्यों नहीं। और अगर नहीं है तो ऐसी एक संख्या बताइए कि इसका वर्गमूल अपरमेय नहीं होता। ओके, तो संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होगा? +1 +2 +3 +4 +5 +7 ऐसे करके डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ओके, तो देखो मैंने मान लिया 1 लिया, यहां लेते हैं पहले 1। धनात्मक पूर्णांक है, इसका क्या वर्गमूल? तो इसका वर्गमूल क्या होता है? अरे जब हम 1 का वर्गमूल करते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 ही तो होता है। तो ये क्या हुआ? परमेय। 1 क्या है? परमेय। ओके, मान लो 2 लिया, क्या 2 का कोई वर्गमूल होता है? नहीं होता, तो ये क्या है? अपरमेय। अपरमेय। मान लो 3 लिया, क्या 3 का कोई वर्गमूल होता है? तो ये भी क्या है? अपरमेय। अपरमेय। मान लो 4 लिया, तो ये 4 क्या है? 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, और ये 4 क्या है? परमेय। 4 क्या है? परमेय। 5 लिया, 5 का कोई वर्गमूल होता है? तो ये क्या है? 5 का क्या कोई वर्गमूल होता है? तो ये क्या है? √5 अपरमेय। ओके, 6 लिया, तो √6 क्या है? ये भी एक अपरमेय, क्योंकि इसका भी कोई वर्गमूल नहीं होता। अपरमेय। मान लो 7 लिया, क्या 7 का कोई वर्गमूल होता है? तो ये भी क्या है? अपरमेय। मान लो 8 लिया, क्या 8 का कोई वर्गमूल होता है? तो ये भी क्या है? अपरमेय।
अगर मैं 9 ले लूं तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो 3 9 क्या है परमेय, 3 क्या है परमेय। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल के रूप में नहीं होता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल के रूप में नहीं होता है, कुछ ही होता है। ओके, तो अभी हमने 10 तक देखा है, 9 तक देखा है, तो क्या क्या निकल गया है, एक तो 1 है और एक क्या है 4 है और एक 9 है। यानी अगर आप इनका वर्गमूल करोगे तो एक परमेय संख्या निकल करके आएगी, 1, 4 और 9। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलता हूं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, हाँ तो बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाई कि संख्या रेखा पर √5, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा बच्चा, तो मैंने यहां लिख दिया √5। किस प्रकार संख्या रेखा पर हम इसको निरूपित कर सकते हैं। √5 को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आप मुझको दिखाइए कि हम संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो हम सीखेंगे बच्चा संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना। ओके, तो इसके लिए आप कुछ यानी पैमाने वगैरह की जरूरत होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पैमाने की सहायता से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ओके, यहां से हमने लाइन ड्रॉ की या रेखा खींची। ओके, और इसी के जस्ट बीच में 6 और 7 के बीच में यहां ये 0 मान दिया। क्या है ये 0 मान दिया। ओके, और 1 सेंटीमीटर दूरी की 1 सेंटीमीटर दूरी पर हम प्रत्येक बिंदु को निरूपित करेंगे। जैसे यहां 1 सेंटीमीटर 1 होगा, यहां 1 सेंटीमीटर 2 होगा, यहां 3 होगा और यहां 4 होगा, ऐसे करके अनंत तक चलते संख्या। यहां क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा। ध्यान रहे बच्चा 1 सेंटीमीटर की दूरी आपको लेनी है, प्रत्येक बिंदु की दूरी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके अनंत तक चलते। ओके, अब क्या करेंगे, ये चांदी की सहायता से पैमाना और चांदा और पैमाने की सहायता से सबसे पहले मैं 2 सेंटीमीटर तक, देखो यहां 1 है, यहां 0 बिंदु है, यहां तक 1 सेंटीमीटर है, यहां तक 2 है। तो सबसे पहले मैं यहां पर 2 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ओके, अब इस 2 बिंदु से ये जो बिंदु 2 है, यहां से मैं चांदे की सहायता से एक 90 डिग्री का लंब डालूंगा इसमें। तो पॉइंट में देखो यहां रखूंगा ऐसे। ओके, यहां देखो 90 कहां आ रहा है, ये है। ओके, यहां मेरा 90 आ रहा है, तो यहां लाइन ड्रॉ ऐसे करेंगे, इस पे दिखे। ओके, अब प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, ध्यान रहे बच्चा आपकी प्रकार 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होनी चाहिए। जैसे ये खुला हुआ है तो इसकी भी दूरी 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर का मान लो ये है, 1 सेंटीमीटर तक ही इसकी दूरी खुली हुई होनी चाहिए। ओके, जैसे 1 सेंटीमीटर तक खुला हुआ। ओके, इसका ये 1 सेंटीमीटर तक खुला होना चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे, इस बिंदु से मतलब ये इसकी सहायता से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं
पेन की सहायता से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहाँ लाइन तो होगी नहीं, ऐसे करके यहाँ बिंदु डालेंगे ऐसे, यहाँ एक चाप खींचेंगे ऐसे, ओके। यहां मान लो एक चाप खींची हुई है, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पेन ये चल नहीं रहा है इस पे, तो मैं पॉइंट लगा दूं। देखो यहां ये ऐसे करके चाप कटी हुई है मेरी ऐसे, ओके। अब चांदी की सहायता से इस चाप को 0 पॉइंट से यहां से ऐसे करके मिलाएं, ओके। ये मिला हुआ है। अब क्या करेंगे, ये मिला हुआ है, अब देखो, अब यहां से ये मिला हुआ है। अब हमको क्या करना है, अंडर रूट 5 इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो अंडर रूट 5 इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो इस लाइन को हम यहां तक ऐसे प्रकार की सहायता से ऐसे करके खींचेंगे, ओके। इस 0 बिंदु से हम ऐसे करके चाप खींचेंगे, ऐसे करके चाप खींचेंगे, यानी कि 2 से थोड़ा बड़ा, 2 से थोड़ा बड़ा और 3 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा बड़ा और 3 से थोड़ा छोटा, यानी कि अंडर रूट के 5 2 के जस्ट आगे, 2 के जस्ट आगे अंडर रूट के 5 हम यहां पर निरूपित करेंगे। कहां आ जाएगा अंडर रूट के 5? आपको चांदे की सहायता से बच्चों मैंने बताने का प्रयास किया है, अब चांदे की सहायता से करना इसको खुद। तो यहां पर देखो ऐसे करके फिर ऐसे लाइन खींच देंगे। तो देखो ये जो यहां लंब डाला गया है, ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से मैं इस अंडर रूट 5 को आपको बताऊंगा कि यहां से यहां तक की दूरी जो आई है वो क्या है, और ये अंडर रूट के 5 है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, अंडर रूट के 5। इसे मैं सिद्ध करके आपको बताऊंगा कि अंडर रूट के 5 कैसे है, ओके। यहां से यहां तक मैं कितना चला हूं, 1 सेमी, और यहां से यहां तक ये जो आधार होता है, आधार क्या है, आधार, आधार से मैं कितना चला हूं, 2 सेमी। ये आधार यानी बेस है, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, वो हाइपोटेनस यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, लंब, बेस, आधार, ओके। तो हाइपोटेनस यानी कर्ण, हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण क्या है, ओके। और कर्ण क्या आएगा इसका, अंडर रूट के 5। देखेंगे कैसे आएगा, तो लिखेंगे बच्चे यहां पाइथागोरस प्रमेय से, ओके स्टूडेंट। तो मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी मान लो, ओके। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ओके। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ओके। तो कर्ण क्या है मेरा, मैंने ये पॉइंट क्या माना है, ए है, ये ओ है, ये बिंदु मानते इसको ओ, ये बी है और ये ए है, ओके। 0 वाले बिंदु को क्या लेते हैं हम, ओ। तो ओ ए यहां करते हैं स्टूडेंट, ओ ए का वर्ग इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर यानी कि ए बी का वर्ग प्लस बेस आधार का वर्ग, आधार क्या है, ओ बी, ये होता है, ओके। तो ओ ए का वर्ग बराबर ए बी क्या है मेरा, यहां से यहां तक मैं कितना चला हूं, ए बी 1 सेमी, तो 1 सेमी का वर्ग प्लस ओ बी कितना है मेरा, यहां से यहां तक कितना चला हूं मैं, 2 सेमी, 2 का वर्ग। तो ओ ए का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग
स्टार्ट। यहां कर लेते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ओ ए का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 5। यहां से अगर मैं वर्ग हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाता है वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि ओ ए बराबर अंडर रूट में 5। ओ ए की वैल्यू क्या है हमारी अंडर रूट के 5, यानी यहां से यहां तक की दूरी भी अंडर रूट के 5 है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी अंडर रूट के 5। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर हम अंडर रूट के 5 को दर्शा सकते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता हो तो मेरे इस चैनल को बच्चा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब बच्चा जरूर करो। तो ओके बच्चों, चलता हूं, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3। बच्चों